हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ओवम की ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी कि ओवम कैसे जो है ओवरी से रिलीज होकर जो है यूवी डक्ट में पहुंचता है। सिमिलरली स्पर्म जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड्स द ओविडक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है, देखिए सीमन सीमन जिसमें हम पता है, हम सब जानते हैं कि डिफरेंट जो एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है, और बल्बोयूरिथ्रल या जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं उनका सिक्रीशन जो है एक कंप्लीट सेमिनल फ्लूइड बनाता है। और इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर जो है स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सीमन के अंदर मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो होते हैं, और ये टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो उसका 10% जो है वो सीमन वॉल्यूम जो है वो स्पर्म का होता है। बाकी जितना है वो सारा प्रोटेक्टिव सेमिनल फ्लूइड होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं। अब इन मिलियन ऑफ स्पर्म में से कुछ पोर्शन जो है वो रीच करता है एम्प्यूला एम्प्यूला ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। बाकी जो है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट जो है वो डाई हो जाते हैं। ये एक पिक्चर है जिसमें आप स्पर्म देख रहे हैं, हेड, मिड पीस, टेल और एंड पीस, ठीक है, जिसके अंदर आपको इसकी मेम्ब्रेन के बारे में पता है, क्रोसोमल स्पेस है, क्रोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक्रोसोमल जो पोस्ट एक्रोसोमल रीजन होता है, और फिर यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और ये एक्सोनीम जो है वो देखने को मिलता है विद इन द मिड पीस, जिसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द मूवमेंट। अब इसमें देखिए क्या क्या चेंज आते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है अपर वजाइना एंड में और में जाते हैं, और फिर एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट तक मूव करते हैं। सबसे पहले होता है कॉपुलेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेटिंग के दौरान क्या होता है, जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो अपर वजाइना रीजन, अगर आपको एनाटॉमी याद है तो यहाँ पर ये वजाइना है, ये वजाइनल रीजन है, ये सर्विक्स रीजन है जहाँ पर आपको फोल्ड दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द फ्लोपियन ट्यूब। जब कॉपुलेशन होती है तो इस पोस्टीरियर अपर वजाइना एंड में जो है सेमिनल फ्लूइड को डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसकी कंपोजिशन और बफरिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम एसिडिटी ऑफ वजाइना। हमें जानते हैं कि वजाइना की एसिडिटी पीएच जो है बहुत हाई होता है, क्योंकि उसको अपने आप को जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना है, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ना पहुंचे, उसके कारण यहाँ पर एसिडिक कंडीशन जो है वो हाई होती है। ओपन सिस्टम होता है फीमेल के अंदर, जिसके कारण जो है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसके अंदर जो है हम जानते हैं कॉपर्स ग्लैंड जो है वो अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है, वो इन स्पर्म को प्रोटेक्शन देता है, बफरिंग कैपेसिटी का काम करता है, जिसके कारण वो एसिडिटी ऑफ वजाइना से बच जाते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो पोस्टीरियर, जो ये आपको ध्यान है, ये सर्विक्स है, ये जो मार्जिन होता है जिसको फॉर्निक्स बोलते हैं, वजाइनल फॉर्निक्स बोलते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओस है ये वाला, ये जो है सबमर्ज्ड रहता है, पार्शली सबमर्ज्ड रहता है इन द फ्लूइड के अंदर। एक्सटर्नल ओस जो होता है वो ओपनिंग होती है बिटवीन द सर्विक्स एंड वजाइना के अंदर। तो फ्लूइड जो है इस रीजन के अंदर यहाँ पर आ जाता है, जिसके कारण जो ये एक्सटर्नल ओस है ये सबमर्ज्ड हो जाता है। विद इन 1 मिनट, जैसे ही कॉपुलेशन के होने के साथ 1 मिनट के बीच टाइम पीरियड, 1 से 2 मिनट के टाइम पीरियड में जो सेमिनल फ्लूइड होता है, जो इजैकुलेट होता है, वो कोएगुलेट हो जाता है। और ये कोएगुलेशन जो है एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसके कारण स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है।
क्यों? क्योंकि जब कोएगुलेशन होती है तो सेमिनल क्लोट बन जाता है फ्लूइड के अंदर, और वो फ्लूइड उस क्लोट के अंदर स्पर्म जो है इनगल्फ हो जाते हैं और वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मिलियन ऑफ स्पर्म जो वजाइना के अंदर डाले जाते हैं, तो सभी स्पर्म जो है अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 99% स्पर्म्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। कुछ तो उस क्लोट्स में ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ जो हैं जैसे ही मूवमेंट शुरू होती है तो वो बैकवर्ड मूवमेंट करने शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द आउटसाइड विद, और कुछ जो है वो एक्सटर्नल हो सर्विक्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो इनकी मूवमेंट क्या होती है कि शुरू में जैसे ही सेमिनल फ्लूइड इजेक्ट होता है उस समय उसमें कोएगुलेशन हो जाती है, सेमिनल क्लोट बन जाता है। लेकिन आफ्टर 20 to 30 मिनट्स इसके बाद क्या होता है, जो सेमिनल फ्लूइड के प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, उस क्लोट को, सेमिनल क्लोट को लिक्विफाई कर देते हैं। और अब जैसे ही लिक्विफाई होते हैं स्पर्म जो है वो मोटाइल हो जाते हैं। अब कुछ स्पर्म 99% स्पर्म जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके ख़त्म हो जाते हैं। कुछ स्पर्म जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं इनटू द सर्विकल म्यूकस में, जिसके कारण अब सेमिनल प्लाज्मा जो है वो सिर्फ वजाइना के अंदर रह जाता है। या तो स्पर्म मर जाते हैं या वो मोटाइल होकर आगे की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो मोटिलिटीज होती है स्पर्म की विद इन द वजाइना, वो भी वेरी करती है। पहले जो 12 आवर्स होते हैं एजैकुलेशन के, उस समय स्पर्म जो है वो सबसे ज़्यादा मोटाइल होते हैं। उसके बाद आफ्टर विद इन 30 मिनट क्या है, उनकी जो मोटेलिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और आफ्टर 2 आवर्स के बाद आप देखेंगे कि स्पर्म जो है वो, उनकी मोटेलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, और वो उसके बाद वो मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं। और ये वो टाइम होता है जब स्पर्म जो है या तो पैसिवली टेकन बाय द सर्विक्स बाय द प्रोसेस, जिसको हम रैपिड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, या स्पर्म जो है वो डिलेड ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं। तो दो तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो देखी जाती है। पहली पैसिव है जो कि सर्विक्स के द्वारा होती है, जिसको रैपिड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सेकंड जो है वो डिलेड ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि स्पर्म के द्वारा खुद की जाती है। अब रैपिड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, स्पर्म जो है वो रैपिड स्पर्म ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के लिए जो है वो तैयार होते हैं विद इन द सेकेंड आफ्टर इजैकुलेशन। और ये पैसिवली मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वजाइना की म्यूकस में मसल्स हैं, सर्विकल की मसल्स हैं, या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इन सब की कॉन्ट्रैक्शन जो है कोऑर्डिनेट होती है, और वो उस स्पर्म को आगे की तरफ पुश कर देती है। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। आप ये देखिए विद इन सेकेंड शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, और प्राइमरी फोर्स होता है फॉर रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ स्पर्म टू अपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कि ये जो 1 मिनट विद इन सेकेंड में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वजाइना की, सर्विक्स की, यूट्रस की, जिसके कारण जो है स्पर्म जो है वो पैसिवली आगे की तरफ मूव हो जाते हैं, ये प्राइमरी फोर्स होता है रैपिड ट्रांसपोर्ट का। सेकेंड तरह का क्या होता है कि अब उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, उसके बाद स्पर्म जो है वो स्विमिंग मूवमेंट के द्वारा अपने फ्लैजेला को मूव करता हुआ ये जो है वो सर्विक्स म्यूकस में पहुंच जाता है, जो कि इस सर्विक्स कैनाल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर 2 to 3 days तक जो है वो पहुंच पाता है। अब सर्विक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के अंदर। जो वजाइना है और जो सर्विक्स है, दोनों की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्पर्म को सर्विक्स में मूव करती है। ठीक है, ये आपका देखिए अपर वजाइना, ये फॉर्निक्स रीजन है, ये सर्विक्स है। यहाँ पर जो कंट्रैक्शन होती है फीमेल ट्रैक की, जिसके कारण स्पर्म जो है सर्विक्स की तरफ मूव करते हैं। पैसेज जो है, ये वाला जो पैसेज है, ये सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी के बाद जो है वो
एक तरह से फर्टाइल विंडो कहलाती है। सर्विक्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो ये एक रिसेप्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म की एंट्री नियर द टाइम ऑफ ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होता है उसी समय जो है ये रिसेप्टिव इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। सेकंड जो है प्रिवेंटिंग द एक्सेस ऑफ स्पर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पार्टिकुलेट मैटर। ये इतनी अबव मूवमेंट जो है वो रोकता है, क्योंकि स्पर्म है चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर पर्टिकुलर मैटर अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच जाए तो हार्मफुल हो सकता है। फिल्टरिंग द स्पर्मेटोजोआ, कि जितने भी हमने क्या बताया यहाँ पर क्लोट बनता है, क्लोट के बाद जो है धीरे धीरे मूवमेंट शुरू होती है, कुछ मोटाई रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फिल्टरिंग हो जाती है कि सभी मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो नहीं पहुंचते, कुछ स्पर्म जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव कर पाते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन हो जाती है स्पर्मेटोजोआ की, और दूसरा जो सेमिनल प्लाज्मा यहाँ पर बनता है वजाइना के अंदर, उसकी रिमूवल करता है। अगर ये भी सर्विक्स की तरह मूव करे तो शायद प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। प्रिवेंटिंग स्पर्म फैगोसाइटोसिस, ठीक है, ये जो वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं सर्विक्स के अंदर वो स्पर्म को फैगोसाइट करने नहीं देते हैं, जिसके कारण ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव कर सकता है। ये बायोकेमिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, सफिशेंट होता है फॉर स्पर्म की स्टोरेज के लिए, उसकी कैपेसिटेशन के लिए, उसकी माइग्रेशन के लिए। जो एंडोसर्विकल कैनाल होती है, जो सर्विक्स की कैनाल होती है, वो टू अबाउट 3 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है। सर्विक्स की कोई अपनी पेरिटोनियम या सिरोसा कवरिंग नहीं होती है। सर्विक्स जो है उसकी अगर एनाटमी को देखेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विस। जो एंडो सर्विस है अपर पार्ट होता है, और एक्सो सर्विस जो नीचे वाला पार्ट होता है। अपर जो 2/3 होता है सर्विक्स का, जिसको एंडो सर्विक्स बोलते हैं, उसमें दो तरह के कॉलमनार एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है। कुछ सेल जो है सिलिएटेड होते हैं, कुछ जो है वो नॉन सिलिएटेड होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रैक्शन होती है, जिसके कारण स्पर्म जो है मोटाइल होते हैं, और फिर वो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो मूव कर जाते हैं अप टू एम्प्यूला, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। और इसी प्रोसेस के अंदर कैपिस्टेशन भी होता है, हाइपर एक्टिविटी जो है वो भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाफ पिक्चर जो है वो शो कर रखी है, क्योंकि हमें पता है मंथली जो है वो एवरेज 1 ओवा जो है एक ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो एक इन्वायरमेंट बनता है जिसके कारण स्पर्म जो है केमिकल ग्रेडियंट बनता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो उसी पर्टिकुलर ओवरी की तरफ मूव करते हैं, ओविडक्ट की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर ओवा रिलीज होता है। ये क्रिप्स बना लेते हैं इस तरह की, और इस स्क्रिप्ट्स में यहाँ पर जो है वो फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड जो है सरफेस की तरफ जो है प्रोपेल किया जाता है बाय द सिलिएटेड सेल। जैसे ही प्रोडक्शन होता है म्यूकस का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सर्विक्स जो है वो एक कैनाल है, एक बैरियर होता है फॉर स्पर्म फिल्ट्रेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हार्मोनल इफेक्ट देखने को मिलता है। जब एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है उस समय क्या होता है, ये वाटरी म्यूकस सिक्रीशन करता है। जो म्यूकस होता है वो उस समय वाटरी होता है, जब एस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। और जो सर्विकल पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, लेकिन जैसे जैसे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है एसिडिक पीएच जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी पीरियड के दौरान। और ये इन्वायरमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है वजाइना को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, लेकिन वही जो है स्पर्मेटोजोआ के लिए जो है वो हानिकारक भी होता है। तो जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो प्रोटोजोआ को इस एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाता है।
और जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या करते हैं, ये म्यूकस की कंपोजिशन को बदल देते हैं। अब म्यूकस जो है वाटरी से विस्कस हो जाता है। ठीक है, अब वो इन पेनिट्रेबल का काम करता है। वाटरी होगा तो मूवमेंट फास्ट होगी, विस्कस होगा तो मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। स्पर्म जो है सर्विक्स को क्रॉस करते हुए यूट्रस में पहुंच जाते हैं। विद इन द यूट्राइन कैविटी जो है, अब देखिए यूट्रस को क्रॉस करते हैं। यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम की लेयर होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके कारण स्पर्म की मूवमेंट जो है फैसिलिटेट हो जाती है। टोटल जो मूवमेंट होती है उसमें सब में ज़्यादा आप देखेंगे कि जो यूट्राइन रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उनकी मस्कुलर मूवमेंट जो है वो स्पर्म की एंट्री को फैसिलिटेट करती है। यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है स्पर्म जो है मूव टुवर्ड्स द oocyte कॉम्प्लेक्स, जो कि हमें पता है oocyte है, उसके क्यूमुलस oosphere जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें यूट्राइन के इंट्रैक्शन और स्पर्म स्विमिंग मूवमेंट दोनों इन्वॉल्व रहती हैं। स्पर्म जो है वो oocyte की तरफ मूव करता है, उसमें केमिकल सिग्नलिंग भी होती है। ठीक है, बिटवीन द स्पर्म एंड oocyte कॉम्प्लेक्स के बीच में। यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये इस्थमस रीजन है, ये एम्प्यूला रीजन है। यहाँ पर जो ओविडक्टल फ्लूइड होता है वो ओविडक्ट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है इस तरफ मूव करता है। देखिए ओवरी की तरफ जो है वो पुश पुश लगता है, लेकिन जो ओविडक्टल फ्लूइड है सीलिया की बीटिंग के कारण हो रहा है। अगर तुम्हें ध्यान हो, जब हमने ओवम का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था तो हमने बताया था कि सीलिया जो है सिंक्रोनाइजिंगली बीट करते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, अब यहाँ पर जब सीलिया बीट करते हैं तो वही फ्लूइड जो है उसको बैकवर्ड पुश मिलता है टुवर्ड्स द यूट्रस। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो फ्लूइड जो है वो ओवरी की तरफ मूव करता है। अब जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से जो है वो एक ये ओविडकल मूवमेंट डक्ट मूवमेंट हो जाती है, यहाँ पर एक केमिकल ग्रेडियंट बन जाता है जो कि अट्रैक्टेंट ग्रेडियंट कहलाता है अराउंड द स्पर्म एंड oocyte कॉम्प्लेक्स में। इस्थमस रीजन जो है उसके आप देखेंगे कि उसकी एपिथेलियल सेल के साथ ये देखिए स्पर्म जो है वो बाइंड कर जाते हैं और होल्ड करके रखते हैं अबाउट 24 आवर तक। ठीक है, अब जब तक यहाँ से ये हटेंगे नहीं तब तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो मूवमेंट जो है चाहे वो मस्कुलर मूवमेंट हो रही है, यूट्राइन ट्यूब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो सीलिया बीट कर रहे हैं, वो एक तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है पुश करते हैं ओविडक्टल फ्लूइड को, जो कि एक अट्रैक्टेंट ग्रेडियंट बना लेता है। अब जब ट्यूबल सिक्रीशन जो है मूव करता है फ्लूइड से, जो है स्पर्म उस फ्लूइड में से मूव करते हैं, तो ये सिक्रीशन जो है स्पर्म सेल को कैपिस्टेशन में हेल्प करता है। कैपिस्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो अपर मेम्ब्रेन होती है, ये हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप देखिए इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोसोम है और इसकी आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है वहाँ से कोलेस्ट्रॉल जो है वो खत्म हो जाता है। स्पर्म की मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टेबलाइज्ड हो जाती है। पहले देखिए इनर और आउटर मेम्ब्रेन स्टेबल होती है, लेकिन अब वो इनस्टेबल हो जाती हैं। उनके कुछ स्पेसिफिक हाइड्रोलिपिड्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन लीफलेट से, जिसके कारण फॉस्फोलाइपेज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कंपोजिशन जो है मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो है एक्रोसोमल पार्ट जो है वो डिस्टेबलाइज होकर एक्टिवेट कर देता है स्पर्म को टू पेनेट्रेट द एग एंड फर्टिलाइज द ओवम। तो ये कैपिस्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्पर्म को प्रिपेयर करना फॉर पेनिट्रेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, जो कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, जो यूटेराइन ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है वो
जो है इसको कैपिस्टेट करता है। सेकंड जो चेंज आता है कि स्पर्म जो है हाइपर एक्टिविटी पीरियड के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं। स्पर्म यहाँ पर एक तो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, जो एपिथेलियल लाइनिंग के साथ जुड़े हुए थे, होल्ड करके रखी हुई थी, वहां से वो फ्री हो जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी जो है स्पर्म की मोटेलिटी को करेक्टराइज करते हैं कि अब वो उनकी जो मोटेलिटी होती है वो हाई एम्पलीट्यूड पे होती है, कोई सिस्टमेटिक नहीं होती है बीटिंग का पैटर्न। जो टेल है स्पर्म की टेल, उसकी बीटिंग कोई ऐसी नहीं है कि हाँ एक जिगजैग है या वेवी सी मोशन कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मोटेलिटी जो है वो हेल्प करती है स्पर्म पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा में पता है ओवम के चारों तरफ की लेयर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये नॉन हाइपर एक्टिविटी मोटेलिटी है कि एक पर्टिकुलर जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है एक सिमेट्रिकली जो है मूव कर रहे हैं। हाइपर एक्टिविटी में आप देखेंगे कोई किस तरफ जिगजैग किस डिफरेंट, कोई सिमेट्री नहीं है, वो इस तरह से जो है मूवमेंट करने लग जाता है, जिसके कारण फोर्स क्रिएट होता है और वो पेनिट्रेट कर जाता है जोना पेलुसिडा को। और उसके बाद जो है स्पर्म जो है वो एम्प्यूला में पहुंच जाते हैं और वो होती है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक था कि स्पर्म कैसे जो है वो कोपुलेशन से वजाइना, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस से होते हुए इस्थमस को क्रॉस करते हुए एम्पुला तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।